युवा साथियों, आज भी सिविल सेवा देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा मानी जाती है और वर्ष में एक बार इसकी परीक्षा होती है जिसमें लाखों लोग प्रारंभिक परीक्षा में बैठते हैं, उसके बाद मुख्य परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार। भारतीय नौकरशाही में हिस्सा बनने के लिए लाखों युवा लालायित हैं और आज भी इसे प्रतिष्ठित परीक्षा माना जाता है। इसकी तैयारी आप में से बहुत लोग कर रहे होंगे और निश्चित तौर पर आप मार्गदर्शन भी प्राप्त कर रहे होंगे, लेकिन आकाशवाणी के माध्यम से भी हम लगातार परीक्षाओं के संबंध में जानकारी देते रहते हैं। आज इसी विषय पर जानकारी देने के लिए सिविल सर्विस मेंटोर निधि गौड़ हमारे कार्यक्रम में है। निधि जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी श्रोताओं का स्वागत है। निधि जी, जब हम किसी परीक्षा की बात करते हैं और उसके साथ कहते हैं कि सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, तो आप क्या कहेंगी? आपने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि कितनी प्रतिष्ठित परीक्षा है। अगर मैं सही मायने में आंकड़ों की बात करूं तो 5 लाख से 7 लाख बच्चा प्रीलिम्स एग्जाम में बैठता है हर साल, विच इज अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर। प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग एग्जाम की तरह हम देख सकते हैं। 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है और मुझे लगता है कि शायद हर घर में एक बच्चा ऐसा होता है जो ये सोचता है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे इस एग्जाम का हिस्सा बनना और सफल होना है, लेकिन सफलता का जो रेशो है वो काफी कम होता है। आपने कहा कि हर बच्चा सोचता है, क्या आपको नहीं लगता है कि अभिभावक की भी ये पहली पसंद होती है? आई थिंक आपने बिल्कुल ये हमारी जनरेशन अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है, क्योंकि जैसे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको चाहिए होता है कि उनका बच्चा कुछ एक्सेप्शनली अच्छा करे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करे, एंड नथिंग बेटर देन सिविल सर्विसेज दैट वेज। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे से पहले पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा सिविल सर्विसेज में जाए, इस तरह के कैडर में जाए या ब्यूरोक्रेट बने, तो वो है। पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चा खुद से भी चाहता है कि उस तरह का कुछ वो अपनी लाइफ में अचीव करे, जिससे कि अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील करा सके। आप सिविल सेवाओं की तैयारी कराती हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि वो कौन से युवा है जो इन परीक्षाओं में बावजूद इसके कि ये बहुत एक कठिन और चुनौतीपूर्ण परीक्षा है, सफल होते हैं? सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है सर। सफल होने वाला वही एक एस्पिरेंट होगा जो कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करेगा। यहाँ पर मैं एक चीज बहुत क्लियर करूंगी, जो कि एक मिसकंसेप्शन है यूथ में, कि जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहे हैं अपने स्कूल टाइम में या अपनी ग्रेजुएशन में, वही लोग सफल होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सिविल सर्विसेज में जहाँ पर एक एवरेज बच्चा या एक बिलो एवरेज बच्चा अगर कंसिस्टेंटली मेहनत करता है, प्रयास करता है और डेडिकेशन, पूरी लगन के साथ मेहनत करता है, पढ़ाई पर फोकस करता है, गोल की तरह लेकर चलता है, तो वो सफल होता है। एक और चीज क्लैरिफाई करूंगी, जहां पर मैंने कंसिस्टेंसी की बात की है, फोकस की बात की है। देखिए, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, अगर आप उसकी क्वालिफिकेशन भी देखेंगे ना, तो वो सिर्फ ग्रेजुएट मांगते हैं। दे डू नॉट मेंशन द परसेंटेज ऑफ द लर्नर या स्टूडेंट या एस्पिरेंट। इसका क्या मतलब है कि आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना है। आपके मार्क्स जो स्कूल लेवल पर या ग्रेजुएशन लेवल पर क्या रहे हैं वो मैटर नहीं करते। कई बार मैंने बच्चों को डिमोटिवेट होते हुए देखा, जिनका सपना है लेकिन वो कहते हैं हम तो बहुत अच्छे बच्चे रहे ही नहीं है। शिक्षा के संबंध में अगर वो अपना बैकग्राउंड चेक करते हैं तो उनको लगता है कि हमने तो बहुत अच्छा किया ही नहीं कभी भी। तो बिल्कुल, अगर आप में वो ज़ील है, आप में वो जज्बा है, तो आप अचीव कर सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा और अंकों का प्रतिशत कोई मायने नहीं रखता। केवल आपको स्नातक होना आवश्यक है और आपके अंदर वो उत्साह होना चाहिए, लगन होनी चाहिए और हम कहेंगे एक सपना होना चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें समय समय पर यूपीएससी बदलाव करता रहा है, तो वर्तमान में जो पाठ्यक्रम है वो किस तरह से, एक तरह कहें कि चुनौतीपूर्ण भी है लेकिन उसमें व्यापकता भी है? यूपीएससी की जो एक मैं कहूँगी एक स्पेशलिटी है वो यही है कि वो बदलता रहता है। इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट। सिलेबस नहीं बदलता। जो बेसिक सिलेबस है, जीएस के जो पेपर्स हैं, जो हमारा मेन जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एग्जैक्टली, ये सारे टॉपिक सेम रहते हैं। जो बदलता है वो पैटर्न बदलता है यूपीएससी का, जिस तरह से वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कोविड का जो टाइम चला है, जिसमें हमने देखा है कि बहुत ज्यादा एक बैकफुट पर आ गया पूरा एजुकेशन सिस्टम और ऑनलाइन की तरफ स्विच किया बच्चों ने, तो यूपीएससी का एग्जामिनर उस हर बच्चे को ध्यान में रखकर एग्जाम बनाता है जो किसी रिमोट एरिया में है, जिसके पास ये सारी फैसिलिटीज नहीं होंगी, लेकिन उसके पास उसकी बेसिक किताबें 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की वो होंगी। तो वो बच्चे को भी ध्यान में रखकर पेपर बनता है। और पिछले कुछ सालों से अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो थोड़ा झुकाव एनसीईआरटीज की तरफ हुआ है, जो कि बेसिक एसेंशियल आई वुड से कि कंटेंट है या नेसेसिटी है यूपीएससी की तैयारी के लिए। जी, आपने एनसीईआरटी की पुस्तकों की बात की और खास तौर से यदि हम सीबीएसई की बात करते हैं तो एनसीईआरटी की पुस्तकें वहाँ पे लगाई जाती हैं। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये इसकी बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं। अब जानना चाहेंगे कि कब एक एस्पिरेंट को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, सोचना शुरू कर देना चाहिए?
सर ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कब शुरू करना चाहिए। दे कैन बी अ स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड करे कि मुझे यूपीएससी करना है, वो कर सकता है। अगर उसमें लगन है, उसमें ज़ील है, तो एक अटेम्प्ट में भी एग्जाम निकलता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पर आइडियली मुझे ऐसा लगता है कि 10वीं 11वीं तक बच्चा इतना उसमें डिसीजन मेकिंग वो आ जाती है कैपेबिलिटीज कि वो डिसाइड कर सकता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है। उसके लिए बहुत सारे मार्गदर्शक हैं, जैसे आपका ये मैं कहूँगी प्रोग्राम ही एक मार्गदर्शक की तरह काम कर सकता है बच्चों के लिए। तो आप 11th ऑनवर्ड्स अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे थे कि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज हैं, तो ये एसेंस है या फिर मैं कहूँगी ये बेस है आपकी प्रिपरेशन। तो अगर आप उनको सीरियसली लेते हैं, उनको सीरियसली पढ़ते हैं, समझ कर पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आप वहां से शुरू कर सकते हैं। बट आइडियली जब आप ग्रेजुएशन में एंटर करते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर रखिए अपने दिमाग में कि आप एक्चुअल में अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अगर सच में आपका सपना यूपीएससी है तो दैट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कीजिए, कोशिश कीजिए ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स वो लें जो आपके ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हो यूपीएससी सिलेबस। आमतौर पर ऐसा होता भी है निधि जी, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, कुछ प्रबंधन के होते हैं, लेकिन अंततः वो ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लेके चलते हैं। तो ऐसा भी है कि किसी भी सब्जेक्ट को कभी भी पढ़ा जा सकता है? सर जैसा कि हम अभी बात ही कर रहे थे, मैंने एनसीईआरटी के रेलेवेंस आपको बताया। 6 से लेकर 10th तक हमारे यहाँ पे, जैसे कि आप सीबीएसई की बात कर रहे थे, सिलेबस सेम, सारी किताबें सेम है, ह्यूमैनिटीज भी आता है, साइंस भी उसमें आता है। तो अगर कोई बच्चा फ्यूचर में जाके इंजीनियर बन रहा है या कोई एमबीए कर रहा है, उसने 6 से 10 तक एनसीईआरटीज पढ़ी हैं, तो उसका बेसिक ह्यूमैनिटी वाला कॉन्सेप्ट या साइंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। 11th 12th की थोड़ी एडिशनल पढ़नी पड़ती है। और मैं कहूंगी, मेरा पर्सनली ये मानना है कि कोई भी बच्चा जो सिविल्स की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है, 1 साल सिविल सर्विसेज की तैयारी की तरह उसको पढ़ना चाहिए, ताकि उसको एक्चुअली पता लगे हमारी जो हिस्ट्री है उसके बारे में। क्योंकि जो स्कूल में जिस तरह से हम पढ़ते हैं वो अलग है, जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं इट इज अ लिटिल डिफरेंट दैट वेज। आप समझकर चीजें पढ़ते हो, आपको समझ में आता है अपनी हिस्ट्री, आपको ज्योग्राफी समझ में आती है, विच वुड मेक यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग इन वट एवर यू डू। मतलब ये कभी भी आप पढ़ सकते हो, और ये बेसिक्स हमने स्कूल में पढ़ा होता है, तो इट इज नॉट दैट टफ। हम विषयों के चुनाव की बात कर रहे थे, और विषयों का चयन व्यक्ति की अभिरुचि पर निर्भर करता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, क्या उसको अच्छे से समझ में आता है। लेकिन देखा जाता है कि कुछ विषय ऐसे हैं यूपीएससी में जिनमें सफलता की दर काफी अच्छी होती है, लेकिन वर्तमान में क्या ऐसा है? ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी डेफिनेटली आपकी रुचि पर डिपेंड करेगा। अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन आपको लेखन में अच्छा लगता है, मजा लिखना आपको अपील करता है, सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छा करेंगे। आप टेक्निकल माइंड के बच्चे हैं तो साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं। रही बात स्कोरिंग और नहीं स्कोरिंग होने की, तो हमारे यहाँ लिटरेचर के टॉपर्स भी रहे हैं जिन्होंने लिटरेचर में टॉप किया है, मैथमेटिक्स से भी टॉपर्स निकले हैं, टॉप रैंकर्स रहे हैं जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के हैं। इट इज बेसिकली हाउ मच टाइम यू आर डिवोटिंग टू दैट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो 500 नंबर जो है ना ऑप्शनल के, वो आप डिसाइडिंग फैक्टर हैं आपके रैंक के। तो अपने रुचि के अनुसार लीजिए जो भी आप ऑप्शन चूज करना चाहें। अब बात करते हैं विषयों के चुनाव की। बात हमने कर ली, जो परीक्षा का स्वरूप है, जैसे प्रारंभिक है, मुख्य परीक्षा है और फिर साक्षात्कार है। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए? प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी यानी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सबसे पहले आपकी बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत बहुत जरूरी है। बच्चा गलती करता है कि वो एडवांस किताबों पर चला जाता है, उसको बेसिक डेमोक्रेसी का मतलब, लोकतंत्र का मतलब ही नहीं पता है, और वो लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है। एक बुक है लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लिए। सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, बिकॉज वहां पर आपके पास चॉइसेस होंगी, और कई बार हम मिसअंडरस्टूड करते हैं ऑप्शंस को कि 4 ऑप्शन मिलेंगे, आंसर तो मिल ही जाएगा, तो थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं। जबकि सबसे टफ अगर मैं कहूँ, सबसे कठिन अगर मैं कहूँ, तो वो प्रारंभिक परीक्षा ही है, क्योंकि दैट इज वेयर एलिमिनेशन होता है। लाखों में से कुछ हजार बच्चे रह जाते हैं सिर्फ। तो वहां पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की या सिलेबस की बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक छोटी सी सलाह मैं सबको देना चाहूंगी मेरे एक्सपीरियंस से, विद इतने बच्चों को पढ़ाने के बाद और ऑब्वियसली यूपीएससी को समझते हुए भी, कि सबसे पहले अपने सिलेबस को समझिए। कुछ भी ऐसा नहीं है, जैसे बहुत बड़ा मिथ है जो कि सोशल मीडिया पर और इधर उधर आपको देखने को मिलता है कि यूपीएससी कैन आस्क यू एनीथिंग अंडर द सन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कन्फाइन टू योर सिलेबस, अपने सिलेबस को अच्छे से याद करिए। आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन द फैक्ट कि याद करिए सिलेबस को। आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन चलनी चाहिए। साथ में एक प्रीवियस क्वेश्चन बैंक आपके पास हमेशा होना चाहिए, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई विच आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। लेखन की बात हो रही थी कि आपको लिखना आना चाहिए, और ये है कि शब्दों की सीमा होती है। बिल्कुल। और कम से कम शब्दों में अपनी बात को कह पाना, ये अपने आप में कला है। तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा ज्ञान हो, लेकिन आपको लिखना है, आंसर लिखने हैं और मौलिक आंसर होने चाहिए। तो क्या सुझाव आप देंगे, किस तरह से तैयारी करे एक छात्र या छात्रा?
देखिए मेंस, अगेन जैसे कि कहा प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, मेंस और आपका जो ऑप्शनल पेपर आप लिखते हो ये डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, फाइनल सिलेक्शन, राइट। तो अगर मेंस में लिखने की बात करें तो अगेन फिर से मैं एम्फेसाइज करूंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए आपसे क्या पूछा गया है। अगर आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा, आपसे पूछा है डिस्कस करना, आप उसको एनालिसिस कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। यूपीएससी क्योंकि लिमिटेड वर्ड्स में 250 और 150 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर लिखना होता है, अपना वर्ड लिमिट पर आपको फोकस करना होता है, क्योंकि उनका उद्देश्य ये जानना है कि क्या उस शब्द सीमा में आप वो सही चीजें प्रोवाइड कर पा रहे हो एग्जामिनर को जो आपसे पूछ रहा है। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा सर कि ज्ञान हो सकता है आपको बहुत ज्यादा हो, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में महिलाओं के योगदान के बारे में पूछ रहा है और आप पूरा का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल लिख रहे हो, दैट वुड नॉट वर्क। तो अपने आंसर को आप जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो लेखन की तैयारी उसी समय शुरू कीजिए। उसके लिए सुझाव ये हो सकता है कि आप बिल्कुल अगर नए छात्र हैं, नई छात्रा हैं, तो स्टार्ट राइटिंग योर डेली रूटीन एट द एंड ऑफ द डे। उससे आपको लिखना आएगा, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव। ये बहुत ही अच्छा आपने कहा कि जो प्रश्न है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, उसमें क्या पूछा गया है। अगर विवेचना पूछी गई है तो विवेचना, हाँ जी। विश्लेषण तो विश्लेषण, बिल्कुल। जी है, व्याख्या तो व्याख्या करनी है। अब अंतिम पड़ाव जो है वो है साक्षात्कार। साक्षात्कार को लेकर हमेशा एक भय बना रहता है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे इसके लिए किस तरह से तैयारी होनी चाहिए? क्योंकि आपके ज्ञान की परीक्षा हो गई है 2 चरणों में, अब आपके व्यक्तित्व का परीक्षण हो रहा है, तो क्या सलाह है आपकी? सलाह ये है कि जैसे कि जो हम बोलते भी हैं इंटरव्यू को, इज पर्सनालिटी टेस्ट, यानी कि आपकी जो अपनी पर्सनालिटी है वो कैसी है ये जज किया जाएगा। आपकी नॉलेज एक्चुअली चेक हो चुकी है प्रीलिम्स में और मेंस में, आप उस प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आपको नहीं आता तो बहुत बहुत नम्रता से, विनम्रता से बोलिए नहीं आता, क्योंकि ऑब्वियस है वी आर नॉट कंप्यूटर्स, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम सब कुछ याद नहीं रख सकते। लेकिन उस प्रेशर में घबरा कर आप बिल्कुल गलत सलत करने लगे, वो नहीं चलेगा, वो नहीं देखते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको ब्यूरोक्रेसी में आना है, आपको सिविल सर्वेंट बनना है, यानी जनता का सेवक बनना है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आपके सामने रियल लाइफ में आने वाली हैं फ्यूचर में, जहां पे आपको प्रेशर हैंडल करना है, वही टेस्ट किया जाता है। और कितने अच्छी तरह से आप वो कर पा रहे हो, यही एक सही अप्रोच है कि आप उस प्रेशर में डर के, घबरा के कुछ गलत चीजें ना कहें, सही चीजों पे फोकस करें, कॉन्फिडेंट रहें जितना आपको आता है। नहीं आता तो आराम से कि नहीं आता, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना है मेजरली। तैयारी की जब बात की जाती है तो कोचिंग संस्थानों की जो भूमिका है उस पर भी चर्चा होती है। आप क्या मानती है कि क्या एक छात्र या छात्रा घर पर रहकर, जिसे हम सेल्फ स्टडी कहते हैं, वो कर सकता है, या कोचिंग संस्थानों की अपनी भूमिका है इसमें? देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पास्ट में या कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सेल्फ स्टडी से एग्जाम नहीं क्लियर होता। एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो सकता है अगर आप में जुनून है, जज्बा है और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो आजकल इतने सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। उस नॉलेज को आप कितना सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा व्यू पॉइंट अलग आ जाता है डिस्क्रिशन को लेके। कई बार बच्चों को डर लगता है कि हमें वी नीड समबडी टू हेल्प अस, कोई हमें चाहिए गाइड करने के लिए। डेफिनेटली वी नीड समबडी, कोई हमें बता दे कि आप ये सही कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड से कि अगर आप में ये डिस्क्रिशन है टू डिसाइड टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, तो आप में डेफिनेटली डिस्क्रिशन है कि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या सही स्रोत है आपकी तैयारी के लिए। आपको लगता है कि आपको सहारा चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का, आप डेफिनेटली जाइए। बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे जहां पर आप पढ़ सकते हैं। आपको लगता है मैं खुद से कर सकता हूँ, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप मोटिवेट हो सकते हैं, जिनसे आप सीख सकते हैं, तो उनसे सीखिए। यूपीएससी किसी एक पैटर्न पर नहीं चलता। यूपीएससी आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को जज करता है, आपकी पर्सनालिटी को जज करता है, आपकी ओवरऑल नॉलेज जो लोगों से थोड़ी अलग है उस पर्सपेक्टिव को जज करता है। निधि जी, हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि आजकल मॉक इंटरव्यूज भी होते हैं जी, तो वो कितने मददगार साबित हो सकते हैं? सब बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि मॉक इंटरव्यूज एक तरीका है जहां पर नॉट जस्ट मॉक इंटरव्यूज फॉर दैट मैटर, जो प्रैक्टिसेस होती हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट भी हैं तो भी कोशिश कीजिए कि आप कम से कम मॉक टेस्ट भी दें, प्रीलिम्स के लिए भी दें, मेंस के लिए भी दें और इंटरव्यू के लिए भी मॉक इंटरव्यू के लिए जाएं। उससे बेनिफिट ये होता है कि हम अपनी ना कमजोरियां पता लगा लेते हैं। जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे जो हमने पढ़ा है उससे, तब तक हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता नहीं लगेंगी। हम सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर काम करते हैं, वीकनेस को बिल्कुल इग्नोर कर दें, दैट वुड नॉट वर्क। होलिस्टिकली तैयारी करनी जरूरी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो मॉक इंटरव्यूज आपको आपकी वो कमजोरियां, वो कमियां आइडेंटिफाई करने में मतलब मदद करते हैं, जिसको आपको इम्प्रूव करना है। आपको पता लग जाता है कि कौन सी चीज पर आप नहीं समझ पा रहे हैं या संभाल पा रहे हैं, तो आप उस पर काम कर सकते हैं बिफोर द एक्चुअल इंटरव्यू। जैसे कि हमने कार्यक्रम के आरंभ में भी चर्चा की थी कि बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा है, उतनी चुनौतीपूर्ण भी है,
रोमांचक भी है और इसमें अपार संभावनाएं हैं ग्रोथ की। कि आप मुख्य सचिव तक के पद पर बिल्कुल जा सर, सकते हैं, बिल्कुल। कैबिनेट सेक्रेटरी आप बन सकते हैं और देश के विकास में सीधी सीधी आपकी भूमिका हो सकती है। आपने बताया कि सफलता की दर बहुत कम है। ऐसे में कई बार छात्र छात्रा निराश हो जाते हैं और कई बार देखते हैं कि हम 4-4 अटेम्प्ट्स के बाद भी लोग सिलेक्ट होते हैं। कुछ लोग थक कर बैठ जाते हैं। क्या कहेंगे लोगों से कि वो निरंतर प्रयास करते रहें, अपनी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करते रहें और इस परीक्षा में निश्चित तौर पे वो सफल होंगे? सर यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो मैं कहूँगी। एक, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी एक जगह कहा था कि मैं चाहती हूँ कि हमारे देश का हर बच्चा जो ग्रेजुएट होता है या 12th करता है उसको तैयारी करनी चाहिए सिविल सर्विस। कम से कम 1 साल वो पढ़े, सिविल सर्विसेज की तैयारी की दृष्टि से पढ़े, चाहे उसको एग्जाम देना है या नहीं देना। उससे उसकी एक पर्सनालिटी जो निखर कर आएगी। देश का भविष्य है हमारे बच्चे, उनको एक्चुअली समझ में आएगा हमारे देश में क्या समस्याएं हैं, उनके क्या समाधान हो सकते हैं, एक्चुअली में क्या स्थिति है। जो अनफॉर्चुनेटली आज का युवा सोशल मीडिया और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर जाकर थोड़ा सा डिविएट हो रहा है। उसलिए दूसरी चीज जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न भी है, जहां पर बच्चा कई साल लगाता है, कई साल मेहनत करता है, फिर भी सफल नहीं होता, तो कैसे वो निरंतर प्रयास करता रहे। तो यहाँ पर मैं एक चीज कहूंगी, एक तो लिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं हमारे, ऐसा नहीं कि आप अटेम्प्ट देते रहेंगे। आयु सीमा है 21 वर्ष से 32 वर्ष तक की आयु सीमा है जनरल कैंडिडेट के लिए। कुछ जो कैटेगरीज है वहां पर कुछ एक्सटेंशन मिल जाता है। लेकिन अगर आप 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट देने के बाद भी आपको लगता है कि दिस इज व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, तो आप डेफिनेटली बैठ के इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आप कहाँ पर कमी छोड़ रहे हैं, कहाँ पर वो एक कमी रह गई है आपकी जिसकी वजह से आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम। अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो नोबडी कैन स्टॉप यू, और अगर आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रस्ट मी, शायद दिस इज नॉट व्हाट इज मेंट फॉर यू। तो आपकी जो स्किल्स आपने डेवलप की हैं, जो आपने नॉलेज गेन की है, उसको उन चीजों में लगाइए जिसमें शायद आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। और आप डेफिनेटली सिविल सर्विसेज ये वैसी चीज है कि बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत सारी संभावनाएं हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो निखर जाती है, आप एक अलग एक आइडल बन जाते हैं सोसाइटी के लिए अगर आप सिविल सर्वेंट बन गए हैं तो। बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, उसके आगे भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। निधि जी, यदि हम महिलाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो विगत वर्षों में हम देख रहे हैं कि लड़कियां टॉप कर रही हैं और बड़ी संख्या में सिविल सेवा की तरफ वो उन्मुख हो रही हैं और सफल भी हो रही हैं। तो क्या कहना चाहती हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? सर, मैं उन सभी लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ, अगर आप में जज्बा है, आप करना चाहते हैं, आपका सपना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। इस साल टॉप 3 कैंडिडेट्स व गर्ल्स। टॉपर्स जो थी तीनों लड़कियां थी अभी भी, लेकिन जो प्रतिशत है लड़कियों की सफलता का वो काफी कम है इन कंपैरिजन टू द बॉयज। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। कई बार शायद हम अपनी सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस को सकम कर जाते हैं और हम छोड़ देते हैं तैयारी। अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, पूरी डेडिकेशन से कीजिए। और आपका जेंडर, आप महिला हैं या पुरुष हैं, वो नहीं डिटरमाइन करता आपकी सफलता को, आपकी सक्सेस को। निधि जी, आज आप इस कार्यक्रम में आई और आपने हमारे युवा साथियों को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे करें इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आपका स्टूडियोज में आने पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।